Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is application of radioactive isotopes plus carbon-14 dating. This is a little bit overview of my today's lecture in which we will study about the applications of radioactive isotopes, especially in the medical field, and the second point is carbon-14 dating. ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो कि हमने आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करने हैं। यहाँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है डायनासोर के बारे में। ये एक डायनासोर है जिसका नेम है पैटागोटाइटन मैयोरम। ये एक ऐसा डायनासोर है जिसके फॉसिल फ्यूल को डिस्कवर किया गया और उसके फॉसिल फ्यूल से हमें ये पता चला कि ये सबसे बड़ा डायनासोर था। अब क्योंकि ये सबसे बड़ा डायनासोर था तो हमें पता कैसे चला ना कि ये डायनासोर्स भी होते हैं या इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अबाउट डायनासोर, क्योंकि हमने तो कभी कभी रियल में डायनासोर देखे ही नहीं है। क्योंकि डायनासोर्स तो तब एग्जिस्ट करते थे जब ह्यूमन इस अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बट आज आज के दौर में हर एक बंदा डायनासोर के बारे में जानता है। इवन द किड्स आल्सो नो अबाउट द डायनासोर्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिली, ये सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये एक डायनासोर था जो कि बहुत बड़ा था और इसकी यहाँ पे हाइट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये कितना बड़ा था। इट वॉज सो मैसिव दैट इट्स थाई बोन ऑल्सो अलोन वॉज टॉलर देन एन एवरेज पर्सन। कि एक एवरेज पर्सन की जितनी हाइट होती है उसकी हाइट से भी ज़्यादा उसकी जस्ट थाई बोन बड़ी थी। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो हम इनकी एप्लीकेशन सीखने लगे हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ये तो इसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो है मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग एक सिंपल वे में अगर हम इसको बताएं तो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, अब उनको तो हम ऐसे ही नहीं देख सकते ना। अगर हम उनको कट बॉडी को कट करें तो फिर उसको बाहर निकाल के फिर तो हम देख सकते हैं या बॉडी को कट करके हम देख सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि हम ऐसे ही एक नॉर्मल बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को देख सकें। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इमेजेस बनाते हैं। तो इमेजेस बनाने के लिए जैसे नॉर्मल हमारे पास कैमरा होता है जो कि ह्यूमन बॉडी का या वैसे ही किसी भी चीज़ का पिक्चर हमें क्लिक करके देता है। लेकिन अब किसी बॉडी के अंदर से इंटरनल ऑर्गन की अगर हमें पिक्चर बनानी हो तो उसके अंदर उसके लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज करते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो कि यहाँ पे एक दिया गया है टेक्नीटियम। टेक्नीटियम हमारे पास एक आइसोटॉप है जिसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की डायग्राम बना सकते हैं। कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे पास ब्रेन है, लंग्स हैं, इसके साथ साथ किडनीज हैं एंड सो ऑन। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग, मतलब मेडिकल पिक्चर्स के लिए हम इसको यूजफुल है जो कि टेक्नीटियम है। जिसके टेक्नीटियम को यूज करते हुए हम इमेजेस बना सकते हैं और इन इमेजेस को स्टडी करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा वो वाला इंटरनल ऑर्गन सही वे में काम कर रहा है, उसको कोई डिजीज है या कुछ इस तरह का। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम के अंदर ह्यूमन ब्रेन की इमेजिंग ली गई है। ह्यूमन डायग्राम की पिक्चर्स बनाई गई हैं जिससे हम उनको स्टडी करते हुए ये बता सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो सही वे में काम कर रहा है, उसको कोई डिजीज है या नहीं, जो भी है। नेक्स्ट हमारे पास जिसकी एप्लीकेशन है वो है टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स। मेटल की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ मतलब कि वो कितना पावरफुल है। पावरफुल मीन कि हम इसको पावरफुल या इसकी स्ट्रेंथ को इन सिंपल वे में हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास जो मेटल है वो कितना प्योर है। जाहिर सी बात है जो मेटल्स हैं वो भी तो हमें एक तरह के मिनरल्स हैं ना, मादनियात, जैसे हमें वो ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। अब जब ज़मीन के अंदर से हमें मिला है कोई भी एक मेटल तो वो लाजमी तो नहीं कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिला हो। जैसे कि हमारे पास पेट्रोल भी ज़मीन के अंदर से ही निकलता है ना, लेकिन वो उसको हम एसिड यूज़ नहीं कर रहे होते। सेम इन द वे गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें हमारे पास एज इट ही अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम उनको एज इट ही यूज़ नहीं कर लेते, हमें उनको प्योरीफाई करना होता है। तो प्योरीफाई करने के लिए भी या उस चीज़ को ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो मेटल है वो प्योर है या नहीं है, अगर वो प्योर नहीं है तो उसमें कितनी परसेंट, कितनी अमाउंट जो है वो इम्प्योरिटी ऐड है। तो इस सारे प्रोसेस के लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज करते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड द कंक्रीट मिक्सचर। मेटल जो कि हमारे पास प्योर होगा उसके साथ साथ जो दूसरी इम्प्योरिटीज ऐड होंगी उसको हम कंक्रीट मिक्सचर के मीनिंग में ले सकते हैं। तो ये वाला प्रोसेस जो कि क्योंकि एक इंडस्ट्री लेवल के ऊपर इसको स्टडी किया जा रहा होता है, इसको एप्लीकेबल किया जा रहा होता है, तो इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी, जिसकी ये एक पिक्टोरियल डायग्राम दी गई है इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन है वो है टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर समझ लें कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम, मतलब इसमें क्या केमिस्ट्री हो रही होती है, ऐसा क्या अंदर चल रहा है कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज कर रहे हैं और हमें प्रोड्यूस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये तो इसका सिंपल सा एक यूज था कि दे आर यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर्स एंड टू फाइंड ऑयल फील्ड्स, मतलब जमीन के अंदर से जो हमें ऑयल, पेट्रोल, इस तरह की लिक्विड मटेरियल जितना भी मिल रहा होता है उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर, इनको भी जनरेट करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज कर सकते हैं। अब कैसे हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक इस डायग्राम के अंदर इस सारी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया, इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो चैम्बर्स हैं, एक रेड में शो किया गया और एक ब्लू में शो किया गया। जो रेड वाला है उसमें हमने डाली हुई है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और जो ये ब्लू वाला है इसके अंदर है वाटर। पिछले प्रोसेस के अंदर, पिछले लेक्चर्स के अंदर हम इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है तो वहां पे क्या होता है, रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। रेडिएशंस मींस हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस चैम्बर के अंदर जैसे ही हम रेडियो एक्टिव डिके करवाते हैं तो उस हीट से या उस स्टीम, वो जो हीट वहां पे प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करती है, इस वाटर को चेंज कर देती है स्टीम के अंदर। अब ये वाटर जो कि यहाँ नीचे से अर्थ से आ रहा है, तो ये यहाँ से जैसे ही इस हीट के साथ कनेक्ट होता है तो ये इसको चेंज कर देता है स्टीम के अंदर। अब ये स्टीम यहाँ से यहाँ मूव करती हुई यहाँ हमारे पास है टर्बाइंस, ये इन टर्बाइंस को जनरेट करवाती है और वो टर्बाइंस आके आगे जनरेटर को रन करवाती हैं और जनरेटर जो है वो फिर प्रोड्यूस कर रही होती है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम यूज कर सकते हैं किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर या किसी भी लोकल एरिया के अंदर, लोकल एरिया के अंदर हम यूज कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, जो भी उसका पर्पज है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करते हुए क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट मेडिकल कंडीशंस। अगर कोई भी बॉडी के अंदर डिजीज आ गई है उसको डायग्नोस भी, मतलब उसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, उसकी शनाख्त भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। सपोज किसी की बॉडी के अंदर ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, तो उसके लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज कर रहे थे। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा केमियोथेरेपी की जाती है कैंसर पेशेंट्स की। जो केमियोथेरेपी की जाती है वो भी हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ही होते हैं, उन्हीं को यूज करते हुए वो सारे प्रोसेस किए जा रहे होते हैं। इन मेडिसिन they are used to diagnose and treat many medical conditions and disease। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस, डिजीज, जो भी बीमारी होती हैं जो कि मेडिकली होती है उनको हम डायग्नोस भी कर सकते हैं और उनको ट्रीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिजीज का नाम दिया गया है जैसे कि कैंसर या थायराइड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो कार्बन डेटिंग। ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेडियो कार्बन डेटिंग। डेटिंग का वर्ड तो मोस्टली हम सुनते आ रहे होते हैं, लेकिन ये डेटिंग उस टाइप की डेटिंग नहीं है। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है ये डिफरेंट डेटिंग है। इसके अंदर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने टाइम के ऊपर जी रहा था, जिंदा था, लेकिन अब वो मर चुका है और उसको मरे हुए कितने साल हो गए हमें नहीं पता। अगर तो हम उसके उसकी बोन को या उसके जो भी हमारे पास मटेरियल बचा कुचा उसका बचा हुआ है अभी हमारे पास, उसको यूज करते हुए, उसके ऊपर ये वाला प्रोसेस करते हुए रेडियो कार्बन डेटिंग वाला, इस प्रोसेस के थ्रू हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो बॉडी, वो डेड बॉडी कितने टाइम पहले जिंदा थी और उसने कितने साल जिए। जैसे आज हम डायनासोर के बारे में जानते हैं, तो क्यों जान रहे हैं हम डायनासोर के बारे में, क्योंकि हमें रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू फाइंड आउट किया कि वो कितने हजारों साल पहले इस जमीन पे प्रेजेंट थे और उन्होंने कितने फिर साल जिए। ठीक है, कितने साल पहले वो इस जमीन पे थे और फिर उन्होंने मजीद कितने साल यहाँ जिए, कितनी उनकी लाइफ टाइम थी, उनका लाइफ स्पैन कितना था, लाइफ ड्यूरेशन कितनी थी। ये सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन दी गई है रेडियो कार्बन डेटिंग की। तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। कोई भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट
किस तरह का हिस्टोरिकल? हिस्टोरिकल मतलब बहुत पुराना ऑब्जेक्ट, लेकिन किस तरह का ऑब्जेक्ट? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या चीज हो? ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल को अगर हम सिंपल वे में लें तो हम जिंदा चीजों की बात कर रहे हैं। तो वो चीजें जो कि अपने टाइम के अंदर जिंदा थी, ऑर्गेनिक थी, मीन के लिविंग थी, और उनके अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज जो होती है वो हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है, और इसके अंदर जो कार्बन है, वो इस कार्बन की बात हो रही है कार्बन 14 की, जो कि एक आइसोटोप है कार्बन का। ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14, कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज करते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को नेम क्या दिया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग का। अब इस मेथड में एक्चुअली हो क्या रहा होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व्स measuring the proportion of carbon 14 in a sample from a dead plant or animal। अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी वुड का पीस हो सकता है। अगर हमारे पास जो सैंपल है जिसको हम स्टडी करने लगे हैं वो अगर वुड है, इट मीन्स कि वो अभी तो वो वुड है ना, लेकिन जब वो लिविंग था तो वो क्या था? एक प्लांट था। इस तरह से अगर हमारे पास अब कोई बोन है, लाइक डायनासोर की बोन है, एलिफेंट की बोन है, किसी भी चीज की बोन है, तो इसका मतलब है कि वो क्या चीज होगी? कोई बॉडी हो सकती है। वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, वो एनिमल बॉडी भी हो सकती है। तो उस बोन को जब हम स्टडी करते हैं, उसमें हम किस चीज को स्टडी कर रहे होते हैं? स्पेशली कार्बन 14 प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन उसकी अमाउंट, कि कार्बन 14 की अमाउंट को हम चेकआउट करते हैं कि उस पीस के अंदर, उस बोन की पीस के अंदर या उस वुड की पीस के अंदर कार्बन 14 कितना प्रेजेंट है। और कार्बन 14 की वही जो अमाउंट है, जो उसकी कंसेंट्रेशन है, वही हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि ये कितने टाइम पहले जिंदा था, कितने साल इसने जिए, ये सारी चीजें वो बता रहा होता है। और दैट इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट व्हेन एन एनिमल और प्लांट डाइट्स, कि वो एनिमल या वो प्लांट जो है वो कब मरा था। द ओल्डर द सैंपल इज, द लेस कार्बन 14 टू बी डिटेक्टेड। अब सपोज अगर हमारे पास कार्बन 14 जो है वो एक लार्ज अमाउंट में मिला उस एनिमल के अंदर, इट मीन्स कि वो भी नया नया मरा है, मतलब उसको मरे हुए भी थोड़ा सा टाइम मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा है कि कार्बन 14 की अमाउंट बहुत कम है, इट मीन्स कि उसको मरे हुए कई हजार साल गुजर चुके हैं। मतलब कि कार्बन 14 के अमाउंट को हमने चेक करना है, वो जितना ज्यादा है वो उतना कम टाइम उसको भी मरे हुए हुआ है, और जितनी वो कम होती गई है उतना उसको मरे हुए ज्यादा टाइम हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे आज के टॉपिक थे जिसमें हमने बेसिकली जिन चीजों को स्टडी किया वो थी हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस। उन सारी एप्लीकेशंस को वो मेडिकल फील्ड में थी, टेस्टिंग थी, जो भी कुछ था, उन सब के बाद एक अलग सा टॉपिक था हमारे पास रेडियो कार्बन डेटिंग का। ये भी हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप की एक एप्लीकेशन में ही आता है, लेकिन एक ब्रॉड अलग से भी हमारे पास एक टॉपिक बनता है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन सब के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। होप सो आपको लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो अपलोड करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, दरमियान में इतना लंबा चौड़ा मैंने गैप ले लिया, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, और शेयर तो लाजमी अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ करते रहें। थैंक यू, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।